सेक्शन 16 पे डिस्कस करते हैं, धारा 16 पे। सामान्य तौर पर कैविएट एम्प्टर का मतलब होता है कि जब भी कोई क्रेता किसी गुड्स को परचेज करने जाता है तो ऐसी स्थिति में क्रेता के ऊपर यह दायित्व होता है कि क्रेता उस वस्तु को खरीदने से पहले उस वस्तु की उचित परिरक्षण, उचित परीक्षण कर ले वो। राइट। उचित परीक्षण का मतलब है कि उस गुड्स को आप हर एक दृष्टिकोण से, उस माल को लेने से पूर्व आप उसकी जांच परीक्षा कर सकते हो और उसके उपरांत ही आप उस गुड्स को परचेज करोगे। समझ में आ रही बात? तो क्रेता सावधान के संदर्भ में कल हमने धारा 16 के फर्स्ट पैराग्राफ के बारे में डिस्कस किया था। अब उसी में आगे कहता है कि उसकी क्वालिटी के बारे में या किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए उसकी योग्यता के बारे में कोई विवक्षित वारंटी या शर्त निम्नलिखित के सिवाय नहीं रहती है। तो निम्नलिखित के सिवाय का मतलब क्या कि यहां जो अपवादित परिस्थितियां हैं, जो धारा 16 में आप फर्स्ट पैराग्राफ में कैविएट एम्प्टर रूल पढ़ रहे थे, इसी में कुछ अपवाद दिया गया है कैविएट एम्प्टर का, जहां पे कैविएट एम्प्टर क्रेता सावधान के नियम की बात करता है। अर्थात अगर क्रेता की लापरवाही हुई या क्रेता की उपेक्षा हुई, क्रेता की असावधानी हुई और वह अगर किसी गुड्स को परचेज करता है तो ऐसी स्थिति में विक्रेता का कोई दायित्व नहीं होगा। लेकिन धारा 16 के बाकी जो खंड है 1, 2, 3, 4 वह उस क्रेता सावधान नियम के एक प्रकार से अपवाद है। यहां पर क्रेता की कोई गलती नहीं मानी जाएगी और इन परिस्थितियों में अगर आएगा तो इसके लिए जवाबदेह क्रेता न होकर के कौन होगा? विक्रेता होगा। ठीक है। तो 16 खंड 1 कहता है, सबसे पहला अपवाद कि जहां की क्रेता वह विशिष्ट प्रयोजन जिसके लिए माल अपेक्षित है, कहता है कि जहां की क्रेता वह विशिष्ट प्रयोजन, विशिष्ट प्रयोजन जिसके लिए माल अभिवेक्षित है, अपेक्षित है, विक्रेता को अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से, किसको? तो कहता है कि विक्रेता को अभिव्यक्त या विवक्षित, विवक्षित रूप से। तो कहता है कि अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से इस प्रकार ज्ञात करा देता है। ज्ञात मतलब क्या? जानकारी दे देना, इस प्रकार बता देना कि उससे यह दर्शित होता है, ज्ञात कराना, और इससे यह दर्शित होता है कि विक्रेता के कौशल या विवेक बुद्धि पर क्रेता भरोसा कर रहा है। विक्रेता के कौशल, विक्रेता के कौशल या विवेक बुद्धि पर, विवेक बुद्धि पर भरोसा कर रहा है। राइट। तो कहता है कि माल उस वर्णन का है जिस वर्णन के माल का प्रदाय विक्रेता के कारोबार के अनुक्रम में है, चाहे विक्रेता उसका विनिर्माता या उत्पादक हो या नहीं हो, इससे मतलब नहीं है। वहां यह विवक्षित शर्त होता है कि माल ऐसे प्रयोजन के लिए युक्तियुक्त होगा। यह कहता है कि पहला अपवाद कि अगर क्रेता ने वह विशिष्ट प्रयोजन विक्रेता को अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से ज्ञात करा दिया हो। अगर क्रेता ने विक्रेता को वह विशिष्ट प्रयोजन, मतलब कोई खास प्रयोजन, जब भी आप किसी गुड्स को परचेज करते हो तो ऐसी स्थिति में वह प्रयोजन कई बार आप बताते हो। तो क्रेता ने अगर विक्रेता को किसी गुड्स को परचेज करने के दरमियान वह प्रयोजन बता दिया हो और उस प्रयोजन पर बता करके विक्रेता के कौशल या विवेक बुद्धि पर भरोसा कर रहा है और तब उस गुड्स को परचेज कर रहा है, और ऐसी स्थिति में अगर वह गुड्स विक्रेता ने जो बताया उसके अनुरूप नहीं है,
तो इस स्थिति में गलती किसकी है? विक्रेता की। तो जब विक्रेता की गलती है तो यहां पे कहता है कि क्रेता सावधान का नियम लागू नहीं हो। समझ में आ रही बात? विक्रेता कह रहा है कि भाई हमारा कोई दायित्व तो नहीं है, विक्रेता कह रहा है कि हमारा दायित्व तो नहीं है, हमने थोड़ी ना इस गुड्स को बनाया है। समझ में आ रही बात? विक्रेता यह बचाव लेना चाहता है कि भाई हमारी क्या गलती है, इस गुड्स को हमने अपने घर में तो नहीं बनाया है। कुछ विक्रेता इस तरह की बातें भी करते हैं कि गुड्स को जब हमने बनाया ही नहीं है, न मैं इस गुड्स का मैन्युफैक्चरर हूं, न ही मैं इस गुड्स को प्रोड्यूस करता हूं, मतलब उत्पादन करता हूं, तो वैसी स्थिति में हमारी कोई जवाबदेही नहीं होगी। तो यहां इस आधार पर उस पर जवाबदेही तय किया जाए या ना किया जाए। क्लॉज 1 में ही कहता है चाहे विक्रेता उसका विनिर्माता या उत्पादक हो या न हो, इससे कोई मतलब नहीं है। अगर विक्रेता उसका विनिर्माण या उत्पादक अगर नहीं है तो वैसी स्थिति में भी, और अगर विक्रेता ही उसका उत्पादक है, तो उन परिस्थितियों में भी इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? विक्रेता जिम्मेवार होगा। कई बार आप देखते होंगे कि क्रेता किसी मेडिकल स्टोर पे जाता है और क्रेता कहता है कि भैया दवा देना, तो पूछता है कि किस चीज के लिए लेना है। अब क्रेता कह रहा है कि सर दर्द है, क्रेता कह रहा है सर्दी है, जुकाम है, पेट दर्द है। तो क्रेता ने क्या किया? विक्रेता को वह विशिष्ट प्रयोजन बता दिया। अब ऐसी स्थिति में अगर विक्रेता ने, होता है ना कई बार सेल करने के दरमियान केमिस्ट क्या करते हैं कि आपको एक दवा तो जरूरत का है, लेकिन उसके पीछे 4-5 दवा दे देंगे। अब आपको तो जानकारी नहीं है, ठीक है। मान लो कि आपको फीवर है, तो अगर क्रेता को फीवर है तो फीवर होने की स्थिति में क्रेता एक विक्रेता के यहां गया, मतलब मेडिकल शॉप पे गया और कहा कि भैया हमें फीवर है, दवा दे दो। तो जो दवा दिया तो एक तो फीवर का है उसमें से, लेकिन इसके अलावे 4 और दवाएं दे दिया, ठीक है। फीवर का एक दवा है प्लस 4 एडिशनल दवाएं हैं, टोटल बिलिंग बना दिया 1000 रुपए का, ठीक है। क्रेता ने 5 दवा ले लिया और अपने घर पे आया। अब जैसे ही क्रेता अपने घर पर आया तो उसके यहां मान लो कोई नोन थे जो जिनको मेडिकल फील्ड की जानकारी थी, तो उन्होंने दवा को देखा तो कहा कि इस क्या ले लिए हो, फीवर है ना? तो उसने कहा कि हाँ फीवर है। तो उसने कहा कि केवल ये वाला जो दवा है ना, ये फीवर में यूज होता है, बाकी 4 तो फालतू का तुम ले लिए हो। तो क्रेता ने कहा कि अच्छा बाकी फालतू का है? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ कहाँ लिए हो तुम? तो उसने बताया कि फलाने शॉप पे मैंने मेडिकल स्टोर पे दवा ली। अब मान लो कि फीवर की जो दवा है वो 100 रुपए की है और जो एडिशनल 4 दवाएं हैं ये 900 रुपीज की है, ठीक है। क्रेता उन दवाओं को जा करके उस विक्रेता के पास दे सकता है और कह सकता है कि भैया आप 900 रुपए मेरे वापस कर दो। समझ में आ रही बात? अब यहां पर विक्रेता यह नहीं कह सकता कि कैविएट एम्प्टर रूल लागू होगा। आपको पहले कहना चाहिए था, आपको पहले सोचना चाहिए था, आपने क्यों नहीं दवा देखी? क्रेता कहेगा कि भैया हमें अगर इतनी जानकारी होती तो फिर तो हम वही दवाएं लेकर के आते हैं, हमें जानकारी थी नहीं और हमने आपकी बातों में भरोसा करके बाकी सारी दवाएं ले ली। इसका मतलब है कि बाकी जो फालतू दवा दिया है उस दवा को क्रेता विक्रेता को चाहे तो लौटा सकता है। समझ में आ रही बात? और यही वजह है कि कई बार क्रेता जहां पर विक्रेता की कुशलता पर भरोसा करके कोई मेडिसिन लेता है और अगर वह मेडिसिन उसके अनुरूप नहीं होता है तो उस स्थिति में वह उसे लौटा देता है। समझ में आ रही बात? केवल मेडिकल फील्ड में ही नहीं, किसी भी फील्ड में आप जाकर के देख सकते हो।
एक क्रेता जो जाता है गोल्ड खरीदने, ठीक है, तो अब जब वह गोल्ड जाता है खरीदने, उसे मान लो कि अंगूठी बनवानी है। अब जब अंगूठी बनवानी है तो उसे तो गोल्ड का उतना ज्यादा आइडिया होता नहीं है क्रेता को, तो उसने जब गोल्ड लिया तो उसने कहा कि ठीक है, सोने की अंगूठी मैं बना करके आपको दे दूंगा, और जो भी गोल्ड का रेट था उसके अकॉर्डिंग उसने सारे के सारे पैसे ले लिए, अंगूठी बना करके दिया भी, ठीक है। अब क्रेता उस सोने की अंगूठी को पहन रहा है। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसने जो 24 कैरेट या 22 कैरेट कहकर उस गोल्ड के अंगूठी को बना करके बेचा था, बाद में पता चला कि मुश्किल से वह 14 कैरेट का है, और बहुत हल्का सोना, मतलब बाकी चीजें मिक्स ज्यादा की गई। अब यहां पर ब्रीच ऑफ कंडीशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा? माना जाएगा। इस आधार पर क्रेता अगर चाहे उस अंगूठी को, तो उस स्वर्णकार को क्या कर सकता है? लौटा सकता है। समझ में आ रही बात? तो जहां भी क्रेता विक्रेता के कुशलता पर निर्भर करता हो, तो वैसी स्थिति में वह क्रेता क्या कर सकता है? उस गोल्ड की बनी अंगूठी को विक्रेता को वापस कर सकता है। और ये सारी जगह पे लागू होता है। आप कपड़े जाते हो खरीदने, अगर आपको कपड़े की पहचान नहीं है, कपड़े की पहचान है तो खुद पहचानो। अब उसमें अगर आप गलत कपड़े को, या मान लो कि आपने अपने विवेक बुद्धि कुशलता पर निर्भर करके गुड्स परचेज किया है, वहां पे अगर आप ठगे जाते हो तो फिर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप हो, राइट। लेकिन मान लो कि कोई कपड़ा है, उस कपड़े की पहचान हमें नहीं है, और हमने विक्रेता की कुशलता पर निर्भर करके उस कपड़े को परचेज किया है, और बाद में पता चलता है कि वह कपड़ा उस अनुरूप नहीं है जिसके अनुरूप होने की विक्रेता ने बात कही थी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? उस कपड़े को भी आप चाहो तो लौटा सकते हो। समझ में आ रही बात? तो यही है सेक्शन 16 क्लॉज 1 का पहला अपवाद। अब इसमें भी एक अपवाद है, अपवाद का भी अपवाद, अपवाद का भी अपवाद। इसका क्या मतलब होता है? परंतु कहता है कि किसी भी चीज के पेटेंट नाम या अन्य व्यापार नाम से विक्रय की संविदा करता है। पेटेंट नाम या अन्य व्यापार नाम का क्या मतलब है? अन्य व्यापार नाम, व्यापार का मतलब यह कि नाम से ही उसका व्यापार हो रहा है, इट मीन्स ब्रांडेड। तो जब आपका शौक ब्रांडेड कपड़े खरीदने का है, ब्रांडेड शूज खरीदने का है, खरीदो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां पे अगर ठगे गए तो विक्रेता के ऊपर कोई दायित्व नहीं होगा। समझ में आ रही बात? वहां पर ब्रांडेड अगर कोई भी चीज आप खरीदते हो तो वैसी स्थिति में जिम्मेदारी विक्रेता की नहीं होगी। समझ में आ रही बात? किसकी जिम्मेदारी होगी? उस कंपनी की होगी जो बनाता है, जिस कंपनी ने उस गुड्स को बनाया है। हो सकता है कि उस कंपनी की जिम्मेदारी हो, लेकिन यहां पर विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि ब्रांडेड गुड्स आप खुद जाते हो खरीदने और विक्रेता को खुद कहते हो भैया फलाना शूज देना, बोलते हैं ना, फलाने कपड़े को देना, फलाना ब्रांड का अगर शर्ट है, जींस है तो ही देना, नहीं तो मत देना। जब आप ही ऐसी बात कर रहे हो तो विक्रेता की तो कोई गलती नहीं है, वह तो अपना शॉप ओपन किया ही है गुड्स को सेल करने के लिए। तो अगर आप ब्रांडेड चीजों को खरीदते हो तो वैसी स्थिति में विक्रेता की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर वह ब्रांडेड, यद्यपि मान लो कि उस ब्रांडेड में कई बार आपको गारंटी वारंटी पीरियड भी होता है, 6 महीने का, 1 साल का, आप ले गए और 2-4 दिन में ही फट गया या जो भी हो, तो ऐसी स्थिति में विक्रेता इसके लिए जिम्मेवार नहीं।
क्लियर है ये चीजें? तो इसीलिए यहां पे यह परंतुक बनाया गया। परंतुक किसको प्रोटेक्ट करता है? विक्रेता को। और क्लॉज 1 किसको प्रोटेक्ट करता है? क्रेता को। और 16 का फर्स्ट पैराग्राफ किसको प्रोटेक्ट करता है? विक्रेता। फर्स्ट पैराग्राफ वह विक्रेता को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि क्रेता सावधान का मतलब क्या कि क्रेता अगर किसी गुड्स को परचेज करता है, वहां पे उस गुड्स में किसी भी प्रकार का डिफेक्ट अगर निकलता है तो उस स्थिति में जिम्मेवारी किसकी होगी? क्रेता की ही होगी, धारा 16 प्रथम पैराग्राफ के अनुसार। तो प्रथम पैराग्राफ अगर कोई पूछेगा किसको प्रोटेक्ट करता है, तो विक्रेता को। फर्स्ट पैराग्राफ किसको प्रोटेक्ट करता है? क्लॉज 1 क्रेता को। उसका परंतु किसको प्रोटेक्ट करता है? तो विक्रेता को। ठीक है।